हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर केम। आज हम लोग बात कर रहे हैं अध्याय बैच में स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेक्चर 1 की। ठीक है, 2024 और 2025 दोनों के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो 2024 वाले हैं उनके लिए तो खासकर, क्योंकि इस बार ही एडवांस में एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक आसान सवाल आया था जिसे लोगों ने कर पाया होगा तो बताना मेरे को, नहीं कर पाया तो भी मेरे को तो बताना ही पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, और मैंने शेड्यूलर पहले से डाल दिया है, पूरा प्लानर पड़ा हुआ है, उस वीडियो को देख लो। ये क्वेश्चन अब मत पूछना कि किस क्लास में किस चैप्टर में कितनी क्लासेस लगनी, वो पूरा शेड्यूल विद डेट एंड टाइम तुम्हारे साथ पड़ा हुआ है। बीच बीच में PYQs के चैप्टर्स के क्वेश्चंस आते रहेंगे, वो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लेके आऊँ, लेकिन शेड्यूल थोड़ा टाइट है, अभी थोड़ी फाइट है, फटाफट करते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि हमें वेबसाइट, हम लोगों की अपनी प्यारी वेबसाइट भी एक आ गई है जिसका नाम dexterchem.in है। वहाँ पे जाके कोर्स में मेन्यू बार पर क्लिक करके अपने अध्याय बैच के चैप्टर नेम पे क्लिक करके लेक्चर नंबर और प्रॉब्लम शीट डाउनलोड कर सकते हैं, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर यार देखो, बिल्कुल ये मत सोचो कि तुम्हें आता है, जीरो से फॉलो करो, ड्रॉपर्स खास कर। तुमने कहाँ पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है मेरे को नहीं पता, लेकिन तुम ये बता सकते हो कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ तुम्हें मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो फिर मान लो ना कि मेरे को फॉलो करोगे और सेलेक्ट हो गया, ऐसा भी माना जा सकता है ना कि सेलेक्ट हो गए सर, आपके साथ ही सेलेक्ट होंगे, और मैं बीच में डिच नहीं करता, ये एकदम तय बात है। ठीक, अनटिल अनलेस कोई प्राकृतिक आपदा ना आ जाए तब तक। ठीक है, चलो भाई बात को शुरू करते हैं, अपनी स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पे डिस्कशन को चालू करते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात हो रही है तो हम अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी पे पहुंच जाते हैं सीधे, और ये मान लेते हैं कि डाल्टन ने ही पहली थ्योरी दी एटम्स के बारे में, और क्या कहा, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी स्मॉलेस्ट एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। ये सही बात थी। जो गलत बातें थी, ये सही बात थी कब तक के, जब तक न्यूक्लियर रिएक्शंस नहीं डिस्कवर हुई थी। ठीक है, न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डिंग हम नहीं करा रहे तब तक ये बात बिल्कुल ठीक थी। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में हमेशा जो होते हैं एटम इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी। ठीक है, फिर बाकी आयन, कैटायन, एनायन वो तुम कुछ भी बना लो, तो ये ठीक। डाल्टन ने कहा कि एटम इंडिविजिबल है, तो ये तो बात कैथोड रे कैनालेस की डिस्कवरी से ख़त्म हो गई कि एटम स्मॉलेस्ट एंटिटी था। तो एटम जो था वो स्मॉलेस्ट एंटिटी ना होकर एटम 3 पार्ट में डिवाइडेड था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में। ठीक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में। अब हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स है, प्रोटॉन का इतना ही प्लस है, और न्यूट्रॉन तो चार्जलेस पार्टिकल है। और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी तो 1932 के बाद हुई, या 1932 में जेम्स चैडविक ने की, जो बहुत बात की बात है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बहुत पहले, उनसे 20 साल पहले की बात है। ठीक है, तो मास पता लगा इलेक्ट्रॉन का, EYM रेशियो निकाला गया, और वो सब बातें हम नहीं कर रहे क्योंकि एक तो सिलेबस में भी नहीं है और जेई में कोई पूछता पाछता भी नहीं है, और फिजिक्स में तो मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ोगे ही उसके बारे में। ठीक, तो मास कितना आ गया, और 9.1 इंटू 10⁻31 kg आ गया। प्रोटॉन का मास 1.66 इंटू 10⁻27 kg आ गया, और न्यूट्रॉन का मास भी प्रोटॉन के बराबर आ गया। डिस्कवरी जे थॉमसन ने की, थॉमसन ने की प्रोटॉन की डिस्कवरी। रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों को क्रेडिट दे देते हैं थोड़ा थोड़ा, और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। ठीक, अब थॉमसन वॉज द फर्स्ट पर्सन जो ये कह रहा था कि एटम डिविजिबल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब यार देखो, ये नेचुरल टेंडेंसी है, मेरी बात ध्यान सुनना। अभी ये चैप्टर कहानी की तरह चलेगा, ये लेक्चर बिल्कुल कहानी है। ये अगर तुमने फील्ड डेवलप कर ली इस चैप्टर पे, यहीं पे, तो आगे बहुत सुकून मिलेगा। ठीक, ये पहला लेक्चर है, हल्का रहेगा, मैं पहला लेक्चर हल्का ही रखता हूँ, फिर उसके बाद इंटेंस, और थर्ड वाला सबसे इंटेंस होगा। जो लास्ट लेक्चर होता है वो इंटेंस होगा, ये तुम मूल कॉन्सेप्ट में देख चुके हो। ठीक, इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, मेरे को करने दो, आई एम एक्सपर्ट ऑन दिस। ठीक, तो थॉमसन पहला आदमी था जिसने कहा कि एटम कैसा है, डिविजिबल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यार अगर तुमने किसी एग्जिस्टिंग थ्योरी को चैलेंज कर दिया तो ये तुम्हारा बेसिक धर्म है कि लोग तुम्ही से पूछेंगे आके कि तुम बताओ क्या सही है। जैसे तुम कह दो कि मैं कहूँ कि तुम यार X% तुम गलत बोल रहे हो, मैं ये कह दूँ कि तुम गलत बोल रहे हो, तो तुम कहोगे ना कि सर आप बताओ सही क्या है। अगर हम गलत हैं तो कोई ना कोई तो सही होगा, तो सही बात बतानी पड़ेगी कि सही क्या है फिर। ठीक, तो सही बात को जानने के लिए क्या किया,
थॉमसन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया क्योंकि प्रेशर था लोगों का और उसे बताना ही था कुछ ना कुछ कहानी। तो थॉमसन को कुछ नहीं समझ में आया तो उसने प्लम पडिंग मॉडल अपना लोगों को बताया कि ये प्लम पडिंग मॉडल है। प्लम पडिंग मॉडल को ही प्यार से वाटरमेलन मॉडल कहते हैं। उसे कुछ नहीं समझ में आया तो उसने कही कि जो एटम है वो तरबूज की तरह दिखता है। यार एटम किसकी तरह दिखता है? तरबूज की तरह दिखता है। तरबूज की तरह दिखता है तो जब तरबूज तुम देखोगे तो तरबूज जब काटोगे तो अंदर जो लाल पोर्शन है उसने कही वो सारा पॉजिटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एम्बेडेड हैं, कहीं कहीं पे बीच में फंसे हुए हैं। ठीक, तो उसने कही कि जो रेड पार्ट है वो क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स कहीं कहीं पे एम्बेडेड है, फंसे हुए हैं, लाइक द सीड्स इन द वाटरमेलन। तो लगा थॉमसन को की बात सही है। उसने क्या एक्सप्लेन कर दिया? उसने एक्सप्लेन कर दिया न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। देखो हर डिस्कवरी की, हर एक्सप्लेनेशन की कोई ना कोई एक पॉजिटिव बात होगी और एक नेगेटिव बात होगी। हमें दोनों पढ़नी है। गलत इसलिए भी पढ़ा रहे हैं तुम्हें क्योंकि तुम भी बड़े होके ये ना सोचो कि अरे एटम तो तरबूज की तरह हो सकता था। मान लो तुम्हें क्वांटम मैकेनिक्स और डेंसिटी फंक्शनल थ्योरीज पढ़ा दें, जो लेटेस्ट रिसर्च है वो पढ़ा दें और ये थॉमसन मॉडल ना पढ़ाएं तो तुम बड़े होगे यही सब पूछोगे। इसलिए गलत बातें भी सीखना जरूरी होती हैं रिसर्च के टाइम, साइंस पढ़ते समय, कि यू नीड टू नो व्हाट योर एंसेस्टर्स हैव डन। ठीक है, वो कोटा फैक्ट्री वाला डायलॉग नहीं है यार कि पहले भाई ठीक कर लो जब तुम्हें नहीं सही से पता है फिर केमिस्ट्री फिर ही बताना। अरे ऐसा नहीं है यार, ये बेवकूफ़ डायलॉग था। हमें बिल्कुल सही सही बात पता है, हमें क्यों गलत पता होगी, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि साइंस डेवलप कैसे हुई, तभी तो बेटर बना पाओगे। नहीं तो कल को तुम बड़े हो जाओगे, रिसर्च करने जाओ, कहोगे हमारा आइटम तरबूज की तरह दिखाई देगा, थॉमसन को तुमने पढ़ा ही नहीं था। और तुम देखोगे ऐसी ऐसी डिस्कवरी हो रही थी और पैरेलल वाली साइंस जिन्होंने नहीं पढ़ी, पुराना वाला नहीं पढ़ा, उससे दिक्कत आने लगी। कैसे कि न्यूट्रलिटी ऑफ एटम तो थॉमसन से एक्सप्लेन हो गई। ठीक, क्या एक्सप्लेन हो गई? न्यूट्रलिटी ऑफ एटम तो एक्सप्लेन हो गई। जो एक्सप्लेन नहीं हुआ वो रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग मॉडल था। क्या था? रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कर रहा वो उसे एक्सप्लेन ही नहीं हुआ, उसे लगा पता नहीं क्या ही चल रहा है। ठीक, रदरफोर्ड क्या कह रहा था? अब जब रदरफोर्ड वाला मॉडल एक्सप्लेन नहीं हुआ तो रदरफोर्ड पैरेलली क्या कर रहा था, वो अल्फा स्कैटरिंग मॉडल पे अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अल्फा स्कैटरिंग मॉडल में पहली बात आती है कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस होते हैं। क्या होते हैं? डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस तो लिखा ही हुआ, तो इसे लिख देते हैं डबली चार्ज्ड। तो ये डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस है, इन्हें लेड बॉक्स में रखा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और उससे अल्फा बीटा गामा रेज निकल रही हैं। तो जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, ये सब्सटेंस कैसा है? ये सब्सटेंस रेडियो एक्टिव है। बात ध्यान से समझना, ये सब्सटेंस कैसा है? रेडियो एक्टिव है। इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से 3 तरह की रेज निकली, अल्फा बीटा और गामा। मोटा मोटी बात कर रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो अल्फा रेज निकली वो पॉजिटिवली चार्ज थी क्योंकि वो डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस थे, तो वो नेगेटिव यानी कैथोड की तरफ मुड़ गई। और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थे जिन्हें हमने बीटा पार्टिकल का फाइनली वो इलेक्ट्रॉन कहे गए, वो किधर मुड़ गए? वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मुड़ गए। जो गामा रेज थी वो सीधे निकल गई, वो चार्जलेस थी, उनमें किसी ने कोई हार्म नहीं किया। तो जो रदरफोर्ड है उसने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग थिन गोल्ड फॉइल पे कराई। थिन गोल्ड फॉइल मतलब वो 1 एटम थिक लगभग गोल्ड फॉइल थी, बहुत पतली ली, जिससे कि हमें ये पेनिट्रेशन से ये पता लग जाए कि एटम कैसा दिख रहा है। तो उसने जब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स बिना डेविएट हुए सीधे सीधे निकल गए। अच्छा, कोई भी चीज़ अगर सीधे सीधे निकल गई बिना डेविएट हुए तो हम ये कहेंगे कि जगह खाली थी सामने। कोई भी चीज़ अगर बिना डेविएट हुए सामने से सीधी निकल गई तो हम क्या कहेंगे? जगह खाली थी तभी ना निकलेगी, नहीं तो फिर टकराएगी, डेविएट होगी कुछ ना कुछ। तो रदरफोर्ड ने भी क्या कहा कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट थ्रू विदाउट एनी डेविएशन, दैट मीन्स द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज हॉलो, यानी एम्प्टी है। थॉमसन कह रहा था कि सब जगह पॉजिटिव चार्ज, अगर सब जगह पॉजिटिव चार्ज होता तो कोई भी अल्फा पार्टिकल बिना डेविएट हुए नहीं निकल पाता। पॉजिटिव को क्या करता? रिपेल करता। भाई आसानी से कथा सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें मेरी बात अच्छे से समझ में आए और कमेंट करके बताते जाओ अच्छे से समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक, ये मैं बेस तैयार कर रहा हूँ तुम्हारा। ठीक, तो हुआ क्या कि अल्फा पार्टिकल की हमने बम्बार्डिंग की। मान लो तुमने गेंद ऐसे फेंकी, अब गेंद फेंकी तो गेंद अगर सीधी चली गई, पार हो गई, तो उसका मतलब क्या था? वहाँ पे मतलब विंडो थी, डोर था या होल था, वहाँ से गेंद सीधी पास हो गई।
अगर वो घूम गई थोड़ी थी मतलब वहाँ पे डेविएशन हुए, अगर बाउंस बैक कर गई सामने दीवार मारोगे तो बाउंस बैक होकर वापस आ जाएगी। यही काम कौन कर रहे थे? अल्फा पार्टिकल कर रहे थे। तो उसने क्या किया, अपनी गन को थोड़ा सीधा किया और अब की बार थोड़ा सा सेंटर की तरफ चला, और जैसे ही सेंटर की तरफ चला तो हुआ क्या कि अल्फा पार्टिकल्स थोड़ा थोड़ा किसी एक एंगल पे जाके डेविएट हो गए, किसी एक एंगल पे जाके डेविएट हो गए। फिर उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो मतलब कहीं पॉजिटिव चार्ज की भनक आ रही है, कहीं खुशबू आ रही है पॉजिटिव चार्ज की। तो उसने क्या किया, सेंटर की तरफ फिर सीधे फायर कर दिया अल्फा पार्टिकल। जब सेंटर की तरफ फायर किया तो क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल गया और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके रुक गया, यानी बाउंस बैक कर गया वहीं से। टकराने का मतलब हमेशा कोलिजन ऐसे वाला नहीं होता है कि हम जब पूरा ऐसे आके टकरा जाएं तभी ये टकराना नहीं है। टकराने का मतलब ये है कि हम आए और ऐसे आके रुक गए यहाँ पे, तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन जब बराबर हो गए तो यहीं पे हम रुक गए। जैसे तुम दो मैग्नेट के अपोजिट पोल्स को टकराने की कोशिश करना, मतलब सेम पोल्स को टकराने की कोशिश करना, दे विल नेवर कोलाइड। वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक आएंगे फिर अपना मुंह घुमा लेगा, ऐसे मैग्नेट घुमा लेता है। तो वो जहाँ पे मुंह घुमाया एट दैट मोमेंट वी कैन से कि इट इज़ अ मतलब पोजिशन फॉर कोलिजन। यहाँ पे कोलिजन हो रहा है तभी ऐसा हुआ होगा। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है आसानी से। तो ऑब्जर्वेशन समझ में आ गई कि बहुत सारा पार्ट कैसा है, एम्प्टी है। जो अल्फा पार्टिकल सेंटर पे फायर किए वो वापस आ गए। इसका मतलब कि सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर पे लाई कर रहा है, और उस सेंटर को रदरफोर्ड ने प्यार से न्यूक्लियस नाम रखा। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, रदरफोर्ड ने की, जिसने ये बता दिया कि सेंटर पे क्या है, न्यूक्लियस है। और रदरफोर्ड ने उसके साइज के बारे में भी बात बताई। तो जो मैंने बोला वो मैंने सब लिख दिया, जिससे कि तुम्हारे पास रिटन में भी सारे कुछ नोट्स रहे हैं अवेलेबल अच्छे से। और मेरी राइटिंग कैसी लग रही है इसके कमेंट करके बताना यार कि कैसा दिखता है, बताओ ये पेज कैसा दिख रहा है। तो ऑब्जर्वेशन एंड मेन फीचर्स क्या है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर कंटिन्यूड ऑन देयर स्ट्रेट पाथ, दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। तो थॉमसन की बात तो यही गलत हो गई। थॉमसन क्या कह रहा था, थॉमसन कह रहा था कि सारी जगह पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, जो कि गलत बात थी क्योंकि अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। इससे हम ये कह सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल सीधे निकलने का मतलब क्या है कि बहुत सारा स्पेस कैसा है, एम्प्टी। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल व्हेन fired close to the center got deflected at some angles, that means कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब कि सेंटर के थोड़ा पास में क्या है, न्यूक्लियस है, मतलब वो है पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, जैसे तुम इंटरवल हुआ और भाग के गए, सामने से प्रिंसिपल आ गया, तुम वहीं से कट लेते ना, प्रिंसिपल से सामने थोड़ी टकराना होता। तो तुम जैसे ही कटी वहाँ से घूमे, वही कोलिजन की स्टेट थी। किसी ने बहुत दूर से देख लिया तो पहले से मतलब कहीं प्रिंसिपल आसपास घूम रहा है। ठीक, थर्ड क्या कह रहा है, वेरी फ्यू पार्टिकल्स आर थ्रोन बैक, दैट मीन्स ऑल द पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट एट द सेंटर एंड रदरफोर्ड कॉल्ड इट एज न्यूक्लियस। तो यहाँ पे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, बजाओ ताली। ठीक, एंड ऑल द मास इज ऑल्सो प्रेजेंट एट द न्यूक्लियस, यानी कि सारा का सारा चार्ज और सारा का सारा मास कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। एटम में इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो प्रोटॉन के मास से 1837 टाइम्स हल्का है। इलेक्ट्रॉन इज 183 टाइम्स लाइटर देन मास ऑफ प्रोटॉन, तो यानी कि प्रोटॉन बहुत भारी है। ठीक, अब साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम, साइज बहुत छोटा है। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस नापने के लिए उसने एक फॉर्मूला दिया, Rn इज इक्वल्स टू R0 a की पावर 1/3। तो R0 की वैल्यू क्या है, R0 इज ए कांस्टेंट, और a क्या है, एटॉमिक मास ऑफ एटम, एटॉमिक मास है। ठीक, अब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻13 टू 10⁻⁻15, बहुत छोटा है, यानी कि सम पिकोमीटर्स या सम पॉइंट पे पिकोमीटर्स टू सम पिकोमीटर्स टू सम फेम्टोमीटर्स तक है। और जो एटम है वो एंगस्ट्रॉम से पिकोमीटर के साइज का है। 1 एंगस्ट्रॉम मैंने लिख दिया कि जो नए लोग हैं जिन्हें एंगस्ट्रॉम पहली बार सुना हो उनके लिए 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर, 1 पिकोमीटर इज 10⁻12 मीटर, 1 फेम्टोमीटर इज 10⁻15 मीटर, 1 नैनोमीटर 10⁻9 मीटर और 1 माइक्रोमीटर इज 10⁻6 मीटर। ठीक, अब न्यूक्लियस की तरफ हमने क्या किया, अल्फा पार्टिकल को फायर किया था। तो अल्फा पार्टिकल जब फायर किया तो उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv²। तो एनर्जी जब फोर्स ऑफ रिपल्शन यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी तो क्या होगा, वहीं तक वो जाके
टकराएगा और वहीं पे जाके रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, तो कोलिजन की स्थिति बन जाएगी। जो न्यूक्लियस पे चार्ज मान लिया वो हमने क्या मान लिया, जेड इज कॉल्ड न्यूक्लियस चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज। जेड क्या है, न्यूक्लियर चार्ज, वेयर जेड इज एटॉमिक नंबर एंड ई इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ई माइनस नहीं, ई इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। सॉरी, E is the charge of proton। ठीक, कुछ टेक्निकल ग्रिस था, इतना तो तुम एडजस्ट कर ही लोगे मेरे साथ, मैं जानता हूँ, अच्छे बच्चे तुम लोग। ठीक, तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कैसे निकाली जाए भाई? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कैसे निकालेंगे? व्हेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स बिकम इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाए। तो 12th वालों को ये बात आसानी से समझ में आती है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है, और क्योंकि फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट्स वो पढ़ चुके हैं, ऐसा मैं मानता हूँ कि तुम इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ चुके हो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें पता होगा कि ZE इज न्यूक्लियर चार्ज और 2E इज चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। Z एटॉमिक नंबर है, E इज चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक, और R क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ अप्रोच हो जाएगा, कि हमारा 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है, इसे एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ स्पेस और एयर, और K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ लिखते हैं। ठीक है, इतनी बात हमें पता होनी चाहिए और इस बात को हम गांठ बांध के याद रखेंगे। तो यहाँ से हम डिस्टेंस ऑफ मिनिमम अप्रोच निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ मिनिमम अप्रोच जो आ जाएगी, अगर मैं R की वैल्यू की बात करूँ तो R की वैल्यू कितनी बराबर आ जाएगी, KZ × 2E स्क्वायर, यार 2EZ और 2E को अलग अलग रखते हैं ना, Z × 2E स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ mv स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस ऑफ अप्रोच आ जाएगी, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, सिंपल बात है। अब जब रदरफोर्ड ने ये बता दिया कि थॉमसन गलत कह रहा, भाई थॉमसन ने डाल्टन को गलत किया, और थॉमसन ने डाल्टन को गलत किया, और थॉमसन को रदरफोर्ड ने गलत किया, तो लोग रदरफोर्ड के पीछे पड़ लिए अब यार, कि भैया तुम बताओ कैसा होता है एटम। बात समझ में आ रही मेरी? यार पता नहीं कितनी आ रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी बात पूरी समझ में आए, और कहानी की तरह एटॉमिक स्ट्रक्चर तुम्हें पूरा आ जाए। सवाल तो मैं सारे ही लगवा दूंगा। ठीक, तो रदरफोर्ड से पूछा गया कि तुम बताओ यार कि एटम कैसा दिखता, तुम्हें बहुत ज्ञान है, तुमने थॉमसन की बात गलत प्रूव करी है। तो रदरफोर्ड को ये पता था कि एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को स्टैटिक नहीं किया जा सकता, तो उसने कहा कि हमें न्यूक्लियस का तो पता ही है, तो क्यों ना इलेक्ट्रॉन के चक्कर कटवाए जाएँ। अब इलेक्ट्रॉन के चक्कर कटवाने का बेस्ट पाथ हो सकता है, जब भी हम चक्कर की बात करते हैं तो हम सर्कुलर की बात करते हैं। तो उसने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कराना शुरू किया। ठीक, तो लोगों ने पूछा कि जब इलेक्ट्रॉन जिस पे कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, और प्रोटॉन जो मतलब न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आपस में गिरते क्यों नहीं है, कि आपस में टकरा के गिर जाए, के पास पास आ जाए धीरे धीरे करके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और आके गिर जाए। तो उसने कहा नहीं ऐसा नहीं होता, तुमने उन फिजिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ी, तब तक मॉडर्न फिजिक्स आई नहीं है, क्लासिकल फिजिक्स ही चल रही है। वो क्या बता रहा कि इलेक्ट्रॉन जब कोई भी पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसे बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम सब ने महसूस किया है। कोई ऐसा धरती पे नहीं है जिसने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स महसूस नहीं किया हो, चाहे बेंडिंग ऑफ रोड्स में महसूस किया हो, या फिर तुमने कभी लंगड़ बनाया हो। लंगड़ का मतलब डोरी में पत्थर बांध के गोल गोल घुमाया हो। तो जब गोल गोल घुमाओगे तो क्या होता है, एक फोर्स बाहर की तरफ रखा होता है जो पत्थर को तुमसे दूर रखता है, और एक फोर्स टेंशन फोर्स होता है जो वायर में या डोरी में तुम्हारी तरफ लग रहा होता है। तो उसने कही जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर देगा। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है को बैलेंस करने के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लगातार काम कर रहा होगा जो उसे बैलेंस आउट कर देगा। ठीक, तो उसने कहा ठीक है भाई, तुमने अगर ये महसूस करना हो तो कैसे करोगे, कभी तुम मैरी गो राउंड में बैठे हो, अब डिज्नीलैंड तो तुम नहीं गए होगे, ये तो बात तय है ना, लेकिन कभी नुमाइश में गए हो, कभी कहीं मेला लगा हो वहाँ गए हो, उसमें मैरी गो राउंड बड़े वाले झूले में बैठे हो, या जाइंट व्हील में बैठे हो। तो जाइंट व्हील जब ऊपर की तरफ जा रहा होता है बैठते समय तो हमें डर नहीं लगता, और नीचे की तरफ आ रहा होता तो हमें डर लगता है। हाँ या ना, बोलो कितने लोगों को लगा होगा, क्योंकि जब ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तुम्हारी पीठ की तरफ लग रहा होता है, पीठ की तरफ लगेगा
तो पीछे बैकरेस्ट होता है जो नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर देता है। जैसे तुम पीछे गए ऐसे करके धोख लगाई तो क्या हुआ, जो पीछे से नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा था वो उसने तुम्हें बैलेंस आउट कर दिया और तुम्हारे अंदर से डर खत्म हो गया, क्योंकि फोर्सेस बैलेंस हो गया। तुम्हें लगा अब तो भाई सुकून है। लेकिन जब वो नीचे की तरफ आ रहा है, मान लो ऐसे करके नीचे गिर रहा है, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बाहर की तरफ लग रहा है, सीट से बाहर की तरफ, और तुम्हें लग रहा है कि तुम झूले से फेंक जाओगे बाहर। यही लगता है? कमेंट करके बताना कि मैं बस सही कह रहा हूँ कि नहीं लग रहा कह रहा हूँ। तो उस टाइम पे तुम्हें सपोर्ट नहीं होता, और तुम्हें क्योंकि बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है इसलिए तुम्हें गिरने का डर ज़्यादा होता है, और यही डर तुम्हें लगता है कि हम भाई झूले में नहीं बैठेंगे, उसमें बहुत डर लगता है। तो उसने क्या कहा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हाफ mv² होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो kZe²/r² होता है, वेयर Z इज एटॉमिक नंबर, फिर से E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, E माइनस इलेक्ट्रॉन का चार्ज, E प्रोटॉन का चार्ज, M मास, V वेलोसिटी, R रेडियस। तो ये दो तरह के फोर्स हैं, F इलेक्ट्रिक फोर्स kZe²/r²। 11th वाले अभी इसे याद रखेंगे फॉर्मूले को, 12th वाले बात समझते हैं, वो तो अपने आप भी लिख सकते हैं। तो F इलेक्ट्रिक की वैल्यू कितनी हुई, kZe²/r², और F सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स हो गई, वैल्यू हो गई हाफ mv करें mv²/r। ठीक। अब स्टेबिलिटी ऑफ एटम के लिए क्या होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो F इलेक्ट्रिक के बराबर होगा। तो हाफ mv मतलब mv²/r को kZe²/r² के बराबर रख दिया, तो ये हमारी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन गई। तो रदरफोर्ड को लगा कि अब तो कहानी खत्म, हमने पूरा काम कर दिया अपना और सब सही है, सब बढ़िया चल रहा है। ठीक। लेकिन रदरफोर्ड से पहले एक महान आदमी हुआ मैक्सवेल। मैक्सवेल वो क्रिकेट वाला नहीं मैक्सवेल, ठीक, ग्लेन मैक्सवेल की बात नहीं कर रहा है। ठीक। तो मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात शुरू हुई। मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी, ये 1870 में आ गई थी, 70 या 18 में, मैं शायद अगर गलत हूँ तो करेक्ट कर देना मेरे को। और रदरफोर्ड 1905 के लगभग काम कर रहा है, 1895 से 905 के बीच में काम कर रहा है। तो ये थ्योरी पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन उसने भी सोचा तुम्हारी तरह की पीछे की क्या ही करेंगे पढ़ के, हम तो अपनी देते हैं। तो देखो ये क्या किया उसने। मैक्सवेल ये कह चुका था कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की थ्योरी, कि व्हेनेवर अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ अपोजिटली चार्ज पार्टिकल, whenever a charged particle moves in an electrostatic field of oppositely charged particle, it follows a circular spiral path and radiates energy। मतलब जब भी कोई चार्ज किसी अपोजिटली चार्ज की फील्ड में, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है ये किसी अपोजिटली चार्ज पार्टिकल की फील्ड में गोल गोल चक्कर काट रहा है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, लगातार स्पाइरल पाथ में आना पड़ेगा और अपनी एनर्जी को लूज करते हुए अल्टीमेटली इसे गिर जाना चाहिए कहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज में। और रदरफोर्ड को इसका कोई अंदाजा नहीं था कि इलेक्ट्रॉन ऐसा क्यों नहीं कर रहा। बात समझ में आई? मैक्सवेल थ्योरी पुरानी थी, रदरफोर्ड का इसका अंदाजा नहीं था, काउंटर सोचा ही नहीं अगले ने ना। उसे लगा कि हम तो अपनी बात कह के जीत गए, काउंटर हम नहीं सोचते कि हमारी बात को कोई काउंटर भी कर देगा। काउंटर करे तो हम पढ़े पीछे की थ्योरी। तो तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि गलत थ्योरी क्यों पढ़ा रहा है? आई होप समझ में आ रही होगी बात मेरी अच्छे से। तुम लोग अच्छे से पढ़ रहे हो, मैं मानता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम बहुत बढ़िया पढ़ रहे होगे। ये जब वीडियो तुम देख रहे होगे तो मैं इस टाइम पे कहीं बाहर हूँ, घर पे नहीं हूँ। तो ईमानदारी से पढ़ते रहो, मैं सबका रिस्पांस करता हूँ यार। कई बार टेलीग्राम देर में देख पाता हूँ, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से पढ़ो। एक मेल भी कर सकते हो मेरे को, मेल भी है और बहुत कुछ रिसोर्सेज हैं, तुम्हें पता है कैसे बात करनी है मेरे से। ठीक, मेरे को टैग कर दो आस्क डेक्स्टर कम में, तो मैं वहाँ पे भी तुम्हें आंसर कर दूंगा। ठीक। तो रदरफोर्ड को पता लग गया, रदरफोर्ड वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस थ्योरी। रदरफोर्ड ये कहानी समझाने में अब उसे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था, वो दिक्कत हो रही थी। तब आया एक नया साइंटिस्ट, नील्स बोर। नील्स बोर क्या था, नील्स बोर रदरफोर्ड के मॉडल को जानता था अच्छे से, तो उसने कहा कि हम भी अपना मॉडल देंगे। तो भैया लोगों ने कही तुम बताओ तुम क्या नया दे दोगे यार, है रदरफोर्ड नहीं दे पाया, थॉमसन नहीं दे पाया, तुमने तो कुछ किया भी। तुम कह रहा हम देंगे, हम बता रहे हम देंगे, क्लेम कर रहा है कि हम तेज हैं। तो उनकी बताओ भाई। तो बोला हमारा इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर चक्कर काट रहा। कह रहा भाग, लोगों ने भाग जाए यहाँ से, हैं ऐसे चक्कर काटेगा वो? तो रदरफोर्ड का भी काट रहा था, तुम्हारा काट रहा, क्या मतलब है? मैक्सवेल की थ्योरी क्या होगा? बोला नहीं नहीं मेरे कुछ पॉस्टुलेट है, हम ऐसा मान रहे हैं। बोले क्या मान रहे हो? बोले हमारा इलेक्ट्रॉन जो चक्कर काट रहा है उस पर मैक्सवेल की थ्योरी नहीं काम करेगी। पहले बता दे रहा तुम्हें, क्वेश्चन मत करना इस बात पे क्यों नहीं काम करेगी, लेकिन नहीं काम करेगी।
अगर मैक्सवेल की थ्योरी ही सही होती, काउंटर देखो कितना जबरदस्त दे रहा, आर्ग्यूमेंट है, कोई प्रूफ नहीं है, काउंटर से डील कर रहा है लोगों को, कि उसने कहा कि अगर मैक्सवेल की थ्योरी इतनी ही सही होती तो हर एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, ये तो बात प्रूवन है, क्योंकि कैथोड रेज भी आ गई है, कैनाल रेज भी आ गई है, एनोड रेज या कैनाल रेज भी आ गई है, थॉमसन मॉडल भी आ गया, रदरफोर्ड भी आ गया, तो कहानी तो आगे बढ़ चुकी है। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से नहीं मिल रहा, यानी मैक्सवेल की थ्योरी कहीं तो मतलब काम नहीं कर रही होगी, तभी तो ऐसा है, नहीं तो अदरवाइज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलते, स्पार्किंग होती, और ये सवाल पूछने के लिए ना हम जिंदा होते ना तुम जिंदा होते, काम खत्म हो गया होता। तो वो काउंटर आर्ग्यूमेंट कर रहा है, अपने सपोर्ट में बोलने के लिए काउंटर आर्ग्यूमेंट करना भी एक आर्ट है। तो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, वो उस पर मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन काम नहीं करेगी, और ऐसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होगा, तो उसे स्पाइरल पाथ आने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो कंजर्वेटिव फील्ड में आराम से घूम रही है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन एक बार धक्का दे देंगे तो इनफाइनाइट समय तक चलता रहेगा। और ऐसे ऑर्बिट्स को उसने कहा स्टेशनरी ऑर्बिट। ये एजम्पशन है, देख रहे हो कितना ज़बरदस्त एजम्पशन है, ऐसा आदमी एजम्पशन ही मान पा रहा है। ठीक, एजम्पशन, एज्यूम ऐसी बात कर ली कि जिसका कोई किसी के पास काउंटर आंसर ही ना हो। तो इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन ओनली इन दोज ऑर्बिट्स। अब लोगों के ऐसे ऑर्बिट हम ढूंढने कहाँ जाएं, स्टेशनरी तो हम बात ठीक है, मान लिया कि तुमने कहा कि ऑर्बिट स्टेशनरी है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करता। ठीक, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करता, ये बात ठीक है, लेकिन हम ऐसे ऑर्बिट ढूंढने कहाँ जाएं? तो उसने हम बताएंगे कहाँ ढूंढो। तो उसने कहा कि द इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट्स हुज एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी की। तो उसने कहा कि एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, mvr इक्वल्स टू nh/2π, वेयर mvr इज एंगुलर मोमेंटम एंड n इज ऑर्बिट नंबर और शेल नंबर, h इज कॉल्ड प्लैंक कांस्टेंट, पाई तो हम जानते ही हैं, v वेलोसिटी है, m मास है और r क्या है, रेडियस है। n की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है। और तेज आदमी अपने आप को डिफेंड करने के लिए उसने कहा क्या कि मेरी थ्योरी केवल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज पे ही काम करेगी और किसी पे काम इधर उधर नहीं करेगी। कहाँ करेगी काम? हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज पे ही काम करेगी। कि माई थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। ठीक, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए काम कर रही है। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन या तो हाइड्रोजन हो गया, अगर हमें लिथियम पे लगानी या हीलियम पे लगानी है तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो हीलियम को प्लस कर दें, एक इलेक्ट्रॉन बना दें। लिथियम पे लगानी है तो लिथियम को 2 प्लस कर दें। तो ये क्या है एग्जाम्पल? हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है। ये क्या है? बोलो भाई, मज़ा आ रहा पढ़ने में कि नहीं? बोरियत हो रही है? बोरियत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक ठीक है। अब बोर थ्योरी के हमने दोनों बातों को मान लिया। एक कौन सा लिया कि mvr इक्वल टू nh/2π होगा, mvr इक्वल टू nh/2π, और दूसरा mv स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू kze स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो हमने यहाँ से r की वैल्यू निकाल ली। देखो यहाँ से क्या किया, r की वैल्यू फाइंड आउट की। r की वैल्यू आ गई nh अपॉन, मैंने ड्राइव करके रखा है क्योंकि यार समय थोड़ा बचाना था, तो nh/2π इसे 1/mv लिख दिया। एक r से एक r यहाँ कैंसिल कर दिया, तो mv स्क्वायर की वैल्यू आ गई kze स्क्वायर बाई r। इस r की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक, तो जरा देखना, mv स्क्वायर इज इक्वल टू kze स्क्वायर डिवाइडेड बाई nh/2π इंटू 1/mv हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा आराम से। mv पलट के ऊपर गया, m से m कैंसिल हो गया, एक v से v कैंसिल हो गया, तो v की वैल्यू आ गई kze स्क्वायर इंटू 2π/nh। ठीक, तो v की वैल्यू यहाँ से आ गई ke स्क्वायर इंटू h/h इंटू 2π इंटू z/n। अगर इसमें ध्यान से देखो तो k क्या है, k की हमें वैल्यू पता है 9 इंटू 10⁻⁹ वैल्यू है, e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, पाई की वैल्यू 3.14 और h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है। इन सारी वैल्यूज़ को उठा के रख दोगे तो वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी वो हमारी निकल आती है। वेलोसिटी की वैल्यू 2.18 इंटू 10⁻⁶ z/n मीटर पर सेकेंड। तो z एटॉमिक नंबर है, n ऑर्बिट नंबर या शेल नंबर है या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अगर n इक्वल्स टू 1 और z इक्वल्स टू 1 है हाइड्रोजन स्टेट की, अगर हाइड्रोजन एटम की हम ग्राउंड स्टेट ले लें तो जानने की बात जरूरी ये है कि एक तो बात हम ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे, और एक जिसपे मैं डिब्बा बना रहा हूँ, स्टार लगा रहा हूँ, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है z/n के।
इतनी बात समझ में आनी चाहिए। वेलोसिटी निकाल आई, अब वेलोसिटी निकाल आई तो हम क्या करें, आर की वैल्यू निकालने। आर कैसे निकालेंगे, एन एच अपॉन 2.2 1/m था, एम एच अपॉन 2.2 1/m कर लिया अलग, और v की वैल्यू रख दी क्या 2.18 इंटू 10⁻⁶ इंटू जेड बाई एन, रिवर्स करके रखा तो ऊपर हो गया n²/z, और इन सब की वैल्यू पुट कर दी तो r की वैल्यू आ गई 0.0529 n²/z एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे जो रेडियस थी वो प्रोपोर्शनल आ गई किसके, n²/z के। फॉर हाइड्रोजन एटम z इक्वल्स टू 1 होगा और ग्राउंड स्टेट के लिए n इक्वल्स टू 1 होगा, तो r की वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम या 0.53 एंगस्ट्रॉम आ जाती है। और इसे कई बारी A0 लिखते हैं, वेयर A0 इज कॉल्ड बोर्स रेडियस। क्या कहते हैं इसे, A0 को कहते हैं बोर्स रेडियस। ठीक, सिंपल बात है, बात समझ में यहाँ तक तो आ ही रही है। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाली, काइनेटिक एनर्जी होती है 12mv²। हाफ एम तो हमें पता है, बी की वैल्यू हमें ऊपर वाले फॉर्मूले से पता है 2.18 इंटू, ये डेरिवेशन लिख लिख के पढ़ना, वीडियो सुनने से कोई काम नहीं चलेगा यार, है ना, लिख के इसे पढ़ना पूरा, तभी मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक, मैं बहुत मेहनत करके बना रहा हूँ, बैक पेन होने लगता है कभी कभी वीडियो बनाते बनाते, है ना। चलो, तो 2.18 इंटू 10⁻⁶ z/n ले लें, इसके स्क्वायर कर दें, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ एम की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 और इसका स्क्वायर इंटू जूल लिख दें, तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी आ गई 13.6 z²/n²। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स लिख देंगे, तो ये जूल्स में भी चाहोगे तो वैल्यू निकल आएगी 2.1 कुछ निकलती है, मल्टीप्लाई करके देख लेना। हाँ, मतलब उतनी निकलेगी अगर हम मल्टीप्लाई कर दें क्या, चलो कर ही देते हैं, जूल्स में निकाल देंगे। जूल्स में कितनी आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, 16 × 96, 16 × 3 48 और 9 48 और 9 57, 16 × 16 और 5 22, एग्जैक्टली नहीं निकालते, छोड़ो, ये 2.18 के लगभग आती है, मेरे को ऐसा याद आ रहा है। टू वो वैल्यूज़ में सबको रखोगे तो सही आंसर आ जाएगा। तो 13.6 z²/n² ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अब और 1 जूल की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻90 जूल से लेते हैं। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, kZe²/r, वैल्यू जब निकालोगे तो ये आ जाएगा -27.2 z²/n²। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, टोटल एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस में थी, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव में थी, तो टोटल एनर्जी हमारी कैसी आएगी, निगेटिव में आएगी 13.6 z²/n²। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे रट के रखेंगे, याद करके रखेंगे, जैसे मन हो वैसे रखेंगे, लेकिन हम इसे पता रखेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स दैट द एटम इज स्टेबल। z की वैल्यू 1 डाल दें, n की वैल्यू 1 डाल दें, तो हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट आ जाती है, ग्राउंड स्टेट की वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक, कि नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स द एनर्जी ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विद द न्यूक्लियस इज लेस देन दैट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की अकेले जो एनर्जी थी उससे भी कम एनर्जी आ रही है, और सारे सिस्टम दुनिया में क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को कम करने की कोशिश करते हैं, एंट्रोपी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेसर द एनर्जी ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। ठीक, तो हमने ये फॉर्मूले सारे लिख दिए तुम्हारे साथ एक साथ, जिससे तुम्हें याद रहे। ये मतलब यार तुम भी फॉर्मूला रजिस्टर अब बनाना शुरू कर दो, है ना, क्योंकि फिजिकल पढ़ोगे तो फॉर्मूला रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। शॉर्ट नोट्स जरूर होने चाहिए तुम्हारे पास। एक तो मेरे साथ साथ लिख के बना रहे हो, मैं ये मान लेता हूँ, वीडियो पॉज कर करके देख रहे हो और पूरा देख रहे हो। यार देख तो कम ही लोग रहे हैं, लेकिन फिर भी जो देख रहे हो उनके लिए थैंक यू वेरी मच। लेकिन देखोगे तो तुम्हारा भी भला होगा, तुम भी हमें थैंक यू कह पाओगे। तो Rn की वैल्यू देखो, और तो तुम्हारा कुछ टाइम ही तो लग रहा है, और कंटेंट तो तुम मिला लेना जिससे मानो, मैं मतलब इस बात से तो डरता नहीं, तुम जहाँ से कंपेयर करना चाहो कर लेना, मैं कुछ एक्स्ट्रा ही बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक, ज़्यादा बोल गया, सॉरी, हो सकता है कुछ लोग और भी अच्छा पढ़ा, नहीं कुछ नहीं, मतलब ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, अच्छा तो सभी पढ़ाते हैं, टीचर सारे को अच्छे होते हैं। तो Rn की वैल्यू कितनी हो गई, -529 n²/z एंगस्ट्रॉम, और Rn की वैल्यू प्रोपोर्शनल आ गई n²/z के। Vn की वैल्यू हो गई 2.18 इंटू 10⁻⁶ z/n मीटर पर सेकंड, तो Vn प्रोपोर्शनल आ गया z/n के। En की वैल्यू -13.6 z²/n² आ गया, तो En प्रोपोर्शनल हो गया z²/n² के। और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन देख लो कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। हाइड्रोजन लाइक एटम कौन से होते हैं, इनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। तुम्हें इसमें एक रिलेशन निकालना है, फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ये होमवर्क है। फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल आएगी ये निकालना है। ठीक है, तो अगर हम En की वैल्यू 13.6 z²/n² ले रहे हैं,
तो z की वैल्यू 1 ले ली, तो E1 की वैल्यू -13.6 आ गई, E2 की वैल्यू -3.4 आ गई, E3 की वैल्यू -1.51 आ गई और E4 की वैल्यू -0.85 वोल्ट आ गई। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। ये हम वैल्यूज़ को ध्यान रखेंगे हमेशा, ठीक। अब हमें कुछ कुछ बेसिक टर्म पढ़ने हैं। अभी हम इस पे बोर्ड पे दोबारा लौट के आएंगे, कुछ कुछ काम की बातें पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद बोर्ड पे फिर से आते हैं, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में बोर्ड पे फिर से आएंगे एक बारी और थोड़ा सा बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। बोर्ड ही इंपॉर्टेंट है। इस बार तो एडवांस में 2023 में भी सवाल आया था और पिछले सालों में भी काफ़ी सवाल आए हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जो लोग कहते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, उन्हें एटॉमिक नंबर की सही डेफिनेशन नहीं पता। मैं तो सीधे कहता हूँ कि जिन्हें ये लगता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन और प्रोटॉन्स होते हैं, नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने का, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? ZXA, या तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो ZXA, दोनों तरीके से कैसे भी लिख सकते हो, वेयर Z इज एटॉमिक नंबर एंड A इज मास नंबर और X इज द एलिमेंट, ठीक है। तो 9F19 लिखा हुआ है, तो 9F19 आजकल ऐसे भी लिखा जाता है, तो दिस इज ऑल्सो सेम, ठीक। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, जैसे 1H1, 1D2 और 1D3 लिखते हैं। आइसोस्टर्स क्या होते हैं? सब्सटेंस विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज सेम नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल आर कॉल्ड आइसोस्टर्स। जैसे CO2, NO2 देख लो, तो CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बन के पास 6 और 2 ऑक्सीजन के पास 8 यानी 22 है, और N2O के पास 7 और 8 है यानी 22 है। तो नंबर ऑफ एटम दोनों में कितने हैं? 3, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 22। तो ये क्या है? आइसोस्टर्स हैं। कितने लोगों ने आइसोस्टर्स पढ़े थे? बताना जरा, कमेंट करो कि आइसोस्टर्स कितने लोगों ने पढ़े थे। तो सब्सटेंसेस विच हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज सेम नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल आर कॉल्ड आइसोस्टर्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? तो ऐसे एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो हर आइसोस्टर क्या होगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, लेकिन हर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोस्टर नहीं होगा। उसमें एटम्स भी सेम होने चाहिए, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में केवल हमें इलेक्ट्रॉन्स मेजर करने हैं, ठीक है। कि अगर इलेक्ट्रॉन सेम आ गए तो क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। जैसे क्लोरीन पे 1 माइनस लगा दिया तो 18 हो गए, 17 थे। आर्गन पे तो 18 हैं, पोटेशियम पे 19 थे, 1 लगा दिया तो 18 बचे। और 20 कैल्शियम, यानी 20 कैल्शियम के पास कितने थे? 20 थे, +2 लगा दिया तो उस पर भी 18 बचे। तो सबके पास नेट इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स ही आ रहे हैं सबके पास, ठीक। आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसोटोन्स वो होते हैं जो जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, उन्हें हम आइसोटोन्स कहते हैं। एग्जाम्पल लिख दिया, 14Si30, 15P31 और 16S32, सब में 16 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, ठीक। ये सिंपल बातें हैं। आइसोटोन्स और आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं? कमेंट करके बताना, देखें तुम्हें कितना याद है कि आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं। आइसोटोनिक सोल्यूशन हम लोग लिक्विड सोल्यूशन में पढ़े थे। 12th वाले और ड्रॉपर वालों से रिक्वायरमेंट है कि वो कमेंट करके बताएंगे। 11th वालों को कमेंट नहीं करना, ठीक। बिल्कुल 11th वालों ये मत करना कि 12th के वीडियो भी सर पैरेलली देख लेते हैं, ना, बिल्कुल नहीं, गड़बड़ी नहीं करना। तुम्हारे लिए एक अलग से प्लान लाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक। आइसो डाइफर्स क्या हो, या अब इसके बाद आइसो बार्स क्या होते हैं? आइसो बार्स क्या होते हैं? जिनके मास नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, उन्हें आइसो बार्स कहते हैं। जैसे आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। आइसो डाइफर्स भी कितने लोगों को पता? कमेंट करके बताना कि आइसो डाइफर्स क्या होते हैं। द एलिमेंट्स विच हैव सेम वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन्स और कॉल्ड आइसो डाइफर्स। न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, N माइनस P मतलब न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। जैसे 7N14 ले लिया, 8O16 ले लिया, तो ये क्या है? आइसो डाइफर्स है। अब आज की क्लास के हम लास्ट पॉइंट पे आ गए, क्योंकि ये बहुत तेज चली है क्लास, इसलिए ड्यूरेशन इसकी कम है, ठीक। ये तेज चली है, इसकी ड्यूरेशन कम है। अगली वाली क्लासेस की ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा होगी, मैं पहले से बता रहा हूँ। और 3rd क्लास विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट क्लास, जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के फॉर्म में। इस क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। तो स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कशन हम लोग अगली क्लास में करेंगे। स्पेक्ट्रम बेसिकली 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर, एब्जॉर्प्शन, एमिशन, कॉन्टिन्यूस, डिसकॉन्टिन्यूस, लाइन और बेंड। हमें जो पढ़ने हैं वो एब्जॉर्प्शन और, हमें ये वाले पढ़ने हैं, एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम। इनके बारे में हम लोगों को डिटेल में पढ़ना, या अभी थोड़ा सा चलो एक लाइन देख ही लेते हैं, इनके बारे में बता देते हैं। एब्जॉर्प्शन और एमिशन, अच्छा थोड़ी सी ऊपर भी डिस्कशन कर ही लें, मेरे को लगा यहीं तक है, ठीक है। चलो एक पेज मैंने लिखा है तो और डिस्कस कर लेते हैं कि अभी तो 40 ही मिनट हुए हैं, 2-3 मिनट हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग अलग से पढ़नी होती है जब तुम बुरे दिन आएंगे और बहुत केमिस्ट्री पढ़ोगे मास्टर्स में। एब्जॉर्प्शन एमिशन में तुम्हें अभी समझा दूंगा 1 मिनट में। कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस, जैसे कि
कि लगातार हो रहा है या फिर डिस्क्रीट लेवल्स में हो रहा है तो उसे हम डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। लाइन और बैंड मतलब कि किसी, तुमने सुना होगा बैंड विड्थ सुनी है ना, बैंड विड्थ के बारे में सोचना कि क्या होता है, ठीक। तो अभी हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम के। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन विल गेन सम एनर्जी एंड रीच एट सम हायर एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? कुछ एनर्जी गेन करता है और किसी हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और वो n=1 से n=2 में चला गया, ठीक, या n=1 से n=n में चला गया। और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एमिशन करते समय ऊपर से नीचे कूदेगा। जब ऊपर से नीचे कूदेगा तो कुछ एनर्जी एमिट करेगा और उस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई वेवलेंथ होगी और उस वेवलेंथ को मेजर करके हम ये बता पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी थी। इसीलिए वेवलेंथ को कभी कभी सेंटीमीटर इनवर्स में भी लिखा जाता है, ठीक। वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ हमें बचपन से पढ़ाया गया कि वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स एंड कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ्स के बीच की डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये पार्टिकल की टेंडेंसी नीचे जाने की, इस पार्टिकल की टेंडेंसी भी नीचे जाने की है, इस पार्टिकल की टेंडेंसी ऊपर जाने की और इसकी ऊपर जाने की, यानी कि अगर हम इस पार्टिकल को भी देखें, इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की और इसकी ऊपर जाने की, तो दो पार्टिकल ऐसे जिनकी टेंडेंसी एक तरफ जाने की है उसे हम वेवलेंथ कह सकते हैं, जो सेम फेज में हो। तो वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स ऑन द वेव विच आर इन सेम फेज। तो कहीं से कहीं तक भी ले सकते हैं। सरल देखने का तरीका क्या है कि क्रेस्ट और ट्रफ्स को देख लेते हैं। अब इसे हम रीलोडेड पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे कनेक्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगला लेक्चर, जिसमें मैं बहुत डिटेल में सवाल भी लगाऊंगा और बहुत सारी थ्योरी कवर करूंगा श्रोडिंगर से पहले तक का सारा कुछ। थर्ड लेक्चर केवल और केवल श्रोडिंगर महान प्रभु को डेडिकेटेड होगा, तो उसके लिए अभी से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी दो लेक्चर जो आज आया है और एक जो थर्सडे को आएगा, उसमें हम लोग मेजर पोर्शन एटॉमिक स्ट्रक्चर का कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। चलो भाई, मिलते हैं हम लोग। अच्छे से पढ़ाई करते रहो। मैंने प्लानर दे दिया, पूरा बता दिया यार, अब तो टेंशन मत लो। नवंबर में कोर्स ख़त्म हो रहा है और 1 महीने रगड़ के प्रैक्टिस करेंगे, जो तुम कहो वो करा देंगे, ठीक है, पूरा रिवाइज करा देंगे, ठीक। लेकिन तब तक लोगों को भेजो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और बहुत सारे कमेंट्स चाहिए मेरे को कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय बाय।